हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज नई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट में जो लास्ट के वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो पहले जाके उनको ज़रूर वॉच करें। आपको वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको वो जो जितने भी टॉपिक है वो सीरियल वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एक्चुअल में जो है बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएं। तो आप पहले जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको ज़रूर वॉच करें, तब जाके आप मूव करें इस वाले टॉपिक पे। तो आप जो जो टॉपिक मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं बच्चों वो आपको प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मिल जाएंगी। बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 वहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो उसके बेसिस पे आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे ऐसे करके आपको ये सीरियली आपकी जो सारी की सारी जो आपकी वीडियोज़ है वो मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा कि हम जो कार्बोहाइड्रेट की जो लास्ट क्लास है दैट इज द पॉलीसेक्रिहाइड्स को हम डील करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हमने मोनोसेक्रिहाइड्स, ओलिगोसेक्रिहाइड और ओलिगोसेक्रिहाइड में मैंने डाइसेक्रिहाइड को आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब हम मूव करेंगे जो लास्ट क्लास है आज, और एक और क्लास इसमें होगी जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन हम दूसरे बायोमोलिक्यूल पे मूव करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्या एक्चुअली में कि जब हम पॉलीसेक्रिहाइड्स की बात करते हैं, ठीक है, पॉलीसेक्रिहाइड, तो देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है ना, और सैक्राइड सैक्रेन वर्ड से ड्राइड हुआ तो उसका मतलब होता है शुगर। तो जैसे आपने देखा था कि ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 9 मोनोमरिक यूनिट आपस में ज्वाइन हो रहे थे। तो अगर यहाँ पे मोर देन 10 मोनोमरिक यूनिट यानी कि मोर देन 10 मोनोमरिक यूनिट आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है, पहले ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे ऐसे अगर 10 से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आपस में लिंक्ड करते हैं तो बच्चों उसके लिए एक्चुअल में हम क्या बताएंगे, पॉलीसेक्रिहाइड्स। क्या बताएंगे, पॉलीसेक्रिहाइड्स। अब देखो हम बता सकते हैं कि द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 10 मोनोमरिक यूनिट या 10 यूनिट्स, क्योंकि मोनोमरिक यूनिट आपको भाई अगर आपने मोनोसेक्रिहाइड पढ़ा तो वो मोनोमरिक यूनिट होगा। तो जब ये मोनोमरिक यूनिट आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं विद हेल्प ऑफ बॉन्ड के कारण, तो उसके लिए हम एक्चुअल में क्या टर्म यूज करेंगे, पॉलीसेक्रिहाइड्स। लेकिन कितने यूनिट होंगे, मोर देन 10 यूनिट्स। ठीक है ना। अब जब ये आपस में बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट जुड़ते जाएंगे तो वो आपका एक लीनियर फॉर्म भी बना सकते हैं, एक चेन की फॉर्म में भी बना सकते हैं, या वो ब्रांच भी बनाएंगे, वो हम स्ट्रक्चर में सीखेंगे। ठीक है ना। तो वो लॉन्ग चेन जो होगी, जो 10 से ज्यादा मोनोमरिक यूनिट्स है, वो आपकी ब्रांच्ड भी हो सकती है, वो आपकी अनब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जो ऑल ओवर क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्रिहाइड्स की वो देखेंगे, हमें इस पॉलीसेक्रिहाइड में कौन कौन से पॉलीसेक्रिहाइड्स को डील करना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पॉलीसेक्रिहाइड को मैंने क्लासिफाई किया है 2 क्लासेस में। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द होमोपॉलीसेक्रिहाइड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड। तो ये आपका आ गया होमोपॉलीसेक्रिहाइड्स और ये आ गया आपका हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों के दोनों पॉलीसेक्रिहाइड्स हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो होमो मतलब होता है सेम, जिसमें सिर्फ वन टाइप, सेम टाइप के मोनोसेक्रिहाइड आपस में लिंक होंगे। सपोज ये ग्लूकोज ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है, इसके अलावा इसके साथ कोई दूसरा मोनोमेरिक फ्रैक्टोज ग्लैक्टोज वगैरह नहीं जुड़ेगा। जब सेम टाइप या वन टाइप ऑफ आपके मोनोमेरिक यूनिट आपस में ज्वाइन होंगे उसके लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं होमोपॉलीसेक्रिहाइड्स। वैसे अगर आप बात करोगे हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड्स की, तो हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड में क्या होगा, 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोसेक्रिहाइड। तो सपोज मान के चलो ग्लूकोज भी जुड़ रहा है, उसके साथ फ्रैक्टोज भी आ रहा है, मैनोज भी जुड़ रहा है, तो जहां डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्रिहाइड आपस में लिंक्ड होंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअल में हम क्या टर्म यूज करते हैं, जिसका होता है हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड्स। क्या बताएंगे, हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड। हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट, ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट जब आपस में लिंक्ड होंगे तो उसके लिए एक्चुअल में हम क्या टर्म यूज करते हैं, हेटेरोपॉलीसेक्रिहाइड्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम होमोपॉलीसेक्रिहाइड को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इनके फंक्शन के बेस पे। कुछ ऐसे होमोपॉलीसेक्रिहाइड हैं बच्चों जो आप एज अ स्टोरेज का काम करते हैं, तो उनके लिए हम टर्म करेंगे स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड। ये भी होमोपॉलीसेक्रिहाइड है।
कुछ ऐसे होंगे जो एज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड होंगे और ये भी आपके होमोपॉलीसेक्रियाइड है। तो हमने बताया कि हमने होमोपॉलीसेक्रियाइड को फर्दर क्लासिफाई किया किस बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेस पे। कुछ स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड होंगे और कुछ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड होंगे। तो स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड में प्लांट के केस में जो आपको पॉलीसेक्रियाइड का एग्जांपल आएगा, जो स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है आपको जो यहाँ पे एग्जांपल कोट करनी है दैट इज द स्टार्च। और एनिमल के केस में बच्चों जो स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड होता है उसका बताते हैं ग्लाइकोजन। क्या बताते हैं? ग्लाइकोजन। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड में प्लांट के केस में हमें एक होमोपॉलीसेक्रियाइड को पढ़ना है दैट इज द सेलुलोज, ठीक है। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में एनिमल के केस में हमें किसको? काइटिन को पढ़ना है। इसको क्योंकि ये काइटिन जो होता है ये फंजाई में भी होता है और एनिमल्स के केस में भी होता है। ये हम जब इसके स्ट्रक्चर को डील करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इसका पोजीशन, इसका लोकेशन होता कहाँ पे है, ठीक है। तो इससे आप ये ज्यादा करके, क्योंकि एनसीईआरटी पे अगर देखें तो बच्चों हमारे एनसीईआरटी में एक्चुअल में ये 4 ही मेंशन किए हुए हैं। स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है, सेलुलोज भी और काइटिन भी। बट ध्यान देना जो आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन ये एक स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है, क्योंकि ये स्टोर्ड रहता है प्लांट और एनिमल में एज अ फूड की फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में। जैसे अगर आप देखोगे तो ग्लाइकोजन हमारे केस में हमारे लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड का बच्चों, ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा डील करेंगे आने वाली क्लासेस में। इनोलिन, इनोलिन भी एक स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल पढ़ी, आप सिर्फ एग्जाम्पल को ही मेमोराइज करें, क्योंकि इससे आपको कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन आएगा तो वो आपको यही पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन सा हेटेरोपॉलीसेक्रियाइड्स है। थोड़ा सा इनको भी जानेंगे आगे। तो इसमें जैसे आपका पैक्टिन है, आपका हियलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोसामीन है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन है, प्रोटियोग्लाइकिन, हेपरिन। ये एक्चुअल में आपके सारे के सारे क्या हैं? These are all the heteropolysaccharides. So ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्रियाइड्स की। हमारा टारगेट रहेगा पहले कि हम होमोपॉलीसेक्रियाइड में पहले स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड में सेलुलोज और काइटिन के स्ट्रक्चर को अच्छे से जानें, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस टाइप्स के इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अब उस पे आ रहा हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ओके तो देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले जो आपका स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है, तो स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड में अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले स्टार्च को यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके साथ। तो फर्स्ट वन आपने देखा कि ये एक होमोपॉलीसेक्रियाइड है, अभी हमने पीछे देखा कि ये एक होमोपॉलीसेक्रियाइड है, क्लियर है। दूसरा हमने देखा कि होमोपॉलीसेक्रियाइड में बताओ ये आपका क्या है, स्टोरेज है या स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड है। तो हमने देखा कि प्लांट के केस में ये स्टार्च एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है, तो ये स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है। ओके, अब देखो अगर ये होमोपॉलीसेक्रियाइड है, क्वेश्चन है कि अगर ये होमोपॉलीसेक्रियाइड है तो होमो मीन सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्रियाइड यूनिट जुड़ के बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, अगर ये होमोपॉलीसेक्रियाइड है तो आपका जो स्टार्च होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्लूकोज का ही बना होता है, सिर्फ इसमें आपके अल्फा ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये ध्यान दें। और ग्लूकोज आपको पता है कि मोनोमरिक यूनिट है, यानी कि ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट आपस में ज्वाइन होंगे तब जाके आपका स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। तो हम बता सकते हैं कि स्टार्च क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। आप यहाँ पे सिंपली बच्चों ग्लूकोज भी बता सकते हो। अगर जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो वो वॉच किए तो हम यहाँ पे ग्लूकोपाइरेनोज टर्म भी यूज कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए। तो आप सिंपल में याद रख लीजिए, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्टार्च का। ओके, वो स्ट्रक्चर में भी देखेंगे हम अभी। जैसे आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज नंबर 1 है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है, सारे के सारे अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, दिस वन इज आल्सो अल्फा ग्लूकोज। तो आपने देखा था भाई जब एक अगर ये ग्लूकोज नंबर 1 है, ये ग्लूकोज नंबर 2 है, ये ग्लूकोज नंबर क्या है 3 है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने पहले बताया कि पॉलीसेक्रियाइड में 10 से ज्यादा, तो यहाँ पे ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। यहाँ पे मैं एन लिख रहा हूँ, एन मीन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अगर आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज नंबर 1 है, तो ये ग्लूकोज नंबर का 1 का ये कार्बन नंबर 1, ये 2 होगा, 3 4 5 6, इसी तरीके से इसका 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा था लास्ट टाइम कि
यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे जब ये ग्लूकोज 1 का ग्लूकोज 2 के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है जो आपने डाइसैकेराइड में देखा था। तो सेम यहाँ पे भी बॉन्डिंग वैसी होगी। तो ग्लूकोज नंबर 1 का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज 2 का कार्बन नंबर 4 आपस में कौन सा वाला बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसका 1 इसका 4, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इधर भी यहाँ पे भी इसी तरीके से बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमने आपको बताया था कि इट इज लिंक्ड विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे ध्यान दें कि क्योंकि सिर्फ अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही आपस में लिंक कर रहे हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज जब आपस में लिंक करेंगे तो इनके केस में जो बॉन्ड बनता है उस वाले बॉन्ड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ये बॉन्ड बना के भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे। अभी जैसे आपको यहाँ पे 3 शो करे तो मैं यहाँ पे n शो क्यों कि भाई इसी तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्टार्च का। बच्चों लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया था कि ये जो आपके जो है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते, हो सकता है ये आपका सीधा लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर भी एग्जिबिट कर सकता है और ब्रांच्ड भी एग्जिबिट कर सकता है, सारे नहीं, कुछ कुछ होते हैं। जैसे हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल कौन से ऐसे जो लीनियर फॉर्म है। तो अभी जैसे अब ये देख रहे हैं तो ये एक लीनियर फॉर्म है। तो अगर आपका मान के चलो ग्लूकोज जो एक लीनियर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड हो रहे हैं, तो बच्चों इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अमाइलोज, ठीक है, क्या बताएंगे, अमाइलोज। तो हम बता सकते हैं, और इधर आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये लीनियर चेन में और यहाँ से ये ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग होगी तो बच्चों इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो ये भी स्टार्च का पार्ट है, ये भी स्टार्च का पार्ट है। तो हम ये बता सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च एक्चुअल में 2 पार्ट से बना है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम समझेंगे। बट अभी इतना देख रहे हैं कि आप अमाइलोज एक लीनियर फॉर्म स्ट्रक्चर बना रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ब्रांच भी बना रहा है अमाइलोपेक्टिन के केस में। तो अगर हम अमाइलोज की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप देख रहे हैं कि जो ये अमाइलोज यहाँ पे मैंने क्लियर किया, सो इट इज लीनियर एंड कंसिस्ट ऑफ 200 से लेकर 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे जो एन लिए हो ये आपका 200 से लेकर 500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप देख रहे हैं ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लिंक्ड होंगे। लेकिन जो आपका अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड होता है, क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तो यहाँ पे एक ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। तो हम बता सकते हैं कि आपका जो अमाइलोपेक्टिन है ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो आपने देखा कि अगर अमाइलोज जो है इट इज अ स्ट्रेट चेन, ये एक स्ट्रेट चेन है, किससे बना है, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट, सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 20%। अब मान के चलो अगर स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही कंट्रीब्यूट करें स्टार्च के फॉर्मेशन में, तो अगर इसका सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन होता है स्टार्च के बनाने में, रिमेनिंग बच्चों जो आपका 80% कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके अमाइलोपेक्टिन्स का होता है, ये ध्यान दें, ठीक है। अब बात करें कि फिर अमाइलोपेक्टिन के, तो आप देख रहे हैं अमाइलोपेक्टिन है, इट इज अ ब्रांच एंड पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे भी सेम, क्योंकि भाई होमोपॉलीसेक्रियाइड है, तो होमोपॉलीसेक्रियाइड में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट आपस में ज्वाइन होगी, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। विच कंस्टिट्यूट, और ये कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 80% ऑफ द स्टार्च। तो स्टार्च के बनाने में अमाइलोज का 20% रोल है और 80% आपके किसका है, अमाइलोपेक्टिन का है। तो ऐसा होगा कि ये देखो, अब ये ऐसा मान के चलो ये ग्लूकोज नंबर 1 है, तो ऐसे ऐसे ज्वाइन करके सपोज मान के चलो ये ग्लूकोज नंबर 200 है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये इस कार्बन का कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे 6। अब इसी तरीके से ये ग्लूकोज है तो इस ग्लूकोज का ये नंबर कार्बन 1 होगा। तो जैसे यहाँ पे इसका ये 1 था, इसका ये 4 था, तो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अमाइलोज पेक्टिन में एक तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक में जो लीनियर फॉर्म में जुटे वो तो बन ही रहा है, लेकिन जहां पे ब्रांचिंग हो रही है तो इस ग्लूकोज का मान के चलो ये ग्लूकोज नंबर 200 नंबर, कौन सा नंबरिंग पे है, 200 नंबरिंग पे है। तो बट इसका कार्बन नंबर 6 इसके कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। और बच्चों आप ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है,
हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 और इस जहां से ब्रांचिंग हो रही है तो वहां पे इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर क्या 1 टेक पार्ट कर रहा है आपस में एक दूसरे से भाई कंडेंस होने में, इसीलिए जो यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा इस वाले बॉन्ड के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड द 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑल ओवर आपने देखा कि स्टार्च एक होमोपॉलीसेक्रिहाइड है, ये एक स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड है, ये लीनियर फॉर्म में भी रहता है। लीनियर फॉर्म के लिए बच्चों हमने क्या टर्म यूज की, इसके लिए हम बताते हैं अमाइलोज। क्या बताएंगे, अमाइलोज। और ब्रांच के लिए हमने क्या टर्म यूज, इसके लिए बताएंगे अमाइलोपेक्टिन, माइलोपेक्टिन। ठीक है, और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई स्टार्च के बनाने में, तो इसका कंट्रीब्यूशन आपका रह रहा है 20%, और मैक्सिमम आपके स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन यानी कि ब्रांच फॉर्म में ही आपका जो है स्टार्च एग्जिबिट करता है। ठीक है ना। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट स्टार्च। अगर नेक्स्ट में हम देखें तो जो नेक्स्ट पॉलीसेक्रियाइड है, अभी क्योंकि हम अभी स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड में प्लांट वाले को हमने डील किया, दैट इज द स्टार्च। अब जो एनिमल में एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड है तो वो बताओ क्या होता है, बताओ जल्दी, अभी बताए पीछे मैंने क्या क्लासिफाई किया, वेरी गुड। हाँ तो सही बता रहे हो, तो आंसर जो आ रहा है वो सही है, दैट इज द ग्लाइकोजन। तो जैसे भाई ग्लाइकोजन स्टार्च के जो स्टार्च प्लांट के केस में एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड होता है, वैसे एनिमल के केस में बच्चों आपका ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड होगा। और ग्लाइकोजन की बात करें तो इसीलिए ग्लाइकोजन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको एनिमल स्टार्च भी बताया जाता है। जैसे स्टार्च प्लांट में एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड है, तो एनिमल के केस में ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्रिहाइड है, तो इसीलिए हम ग्लाइकोजन को एक और नाम दे देंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। क्या बताएंगे, एनिमल स्टार्च। ठीक है, तो अगर ऑल ओवर अगर हम देखें अब, तो ये जैसे इस वाले अगर इस फ्लो चार्ट को आप पूरा देखें तो बच्चों इसमें एक्चुअली में जैसे हमने अभी स्टार्च को डील किया, देख रहे हैं हमने स्टार्च को डील किया, और देखा हमने स्टार्च में अमाइलोज और ये अमाइलोपेक्टिन को डील किया। तो मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको जो आपका ग्लाइकोजन जो आपका स्टोरेज पॉलीसेक्रियाइड इनके साथ एनिमल्स में है, और जो आपका सेलुलोज, ये याद रख लेना, ये सेलुलोज आपका स्टोरेज नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्रियाइड है इनके साथ प्लांट के केस में। तो मैं ऑल ओवर इनको कंपेयर करके कि जिस टाइप का भी क्वेश्चन यहां से बनेगा वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा विद इन मिनट्स के अंदर। ठीक है, बट एक्चुअल में वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो रिमेनिंग आपके पॉलीसेक्रिहाइड्स रह गए तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले आप जरूर स्टार्च को अच्छे से पढ़ें, पॉलीसेक्रिहाइड का एक बेसिक क्लासिफिकेशन सीख ले, पॉलीसेक्रिहाइड को कैसे डिफाइन करते हैं, तब जाके फिर आपको ये आगे जितने भी इसका और डिटेल है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगर अपना फीडबैक मेंशन करोगे तो मैं उसी तरीके से आपके लिए बेटर से बेटर जो है लेक्चर्स लेके आऊँगा, कोशिश करेंगे। ठीक है, बट अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।